नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के इस फेसबुक लाइव चैनल और यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कवि कुम्हार कृष्ण के सद्य प्रकाशित कविता संग्रह धरती पर अमर बेल को लेकर के। हिमाचल की हिंदी कविता और समकालीन हिंदी कविता में भू कविता और ग्रामीण चेतना को सहज रूप से अभिव्यक्त करने वाले कवि कुम्हार कृष्ण का एक बहुत बड़ा नाम है। लीलाधर जगूड़ी, सुदामा पांडे धूमिल और केदारनाथ सिंह के बाद अगर कविता को जनजीवन और लोकाभिव्यक्ति के साथ जोड़ा है तो उसमें हिंदी कविता में सबसे बड़ा नाम कवि कुम्हार कृष्ण का आता है। कवि कुम्हार कृष्ण का कविता संसार इतना व्यापक है जिसमें कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों में बात करना शायद संभव नहीं है। डरी हुई जमीन सन 1983 से प्रकाशित कविता संग्रह से लेकर के आज तक कवि कुम्हार कृष्ण के 12 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये 12वां कविता संग्रह हाल ही में प्रकाशन संस्थान दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इसकी कुछ कविताओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कविता संग्रह में 60 कविताएं हैं। 60 की 60 कविताओं पर अगर चर्चा करनी है तो मुझे लगता है 60 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक एक कविता अपने आप में अनेकों अर्थ, अनेकों मतलब निकालती है और हमारे जीवन के लिए और साहित्य के पाठकों के लिए अनेकों संकेत देती है। विकसित होते मनुष्य में जहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं का उपभोग किया जा रहा है, वही मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक विरासत क्षीण हो रही है। हमारी अस्मिता और अस्तित्व नष्ट होने के कगार पर है। हमारे जीवन से बहुत सी अवधारणाएं, मान्यताएं अथवा परंपराएं या तो गायब हो चुकी है या गायब होने वाली है। रिश्तों की बुनियाद चूर चूर हो रही है। धन और मान की लोलुपता ने मनुष्य को आत्म केंद्रित कर दिया है। पारिवारिक और सामाजिक सरोकार विखंडित हो रहे हैं। परिवर्तित जीवन पद्धति में नए प्रतिमान और नए असूल निर्मित हो रहे हैं। ऐसे में कवि कुम्हार कृष्ण की कविताएं हमें मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और मूल्यों के प्रति सचेत करती है। इस कविता के मूल स्वर को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। इस संग्रह में जो तमाम कविताएं हैं वो कविताएं मनुष्य जीवन में निहित अंतर्द्वंद और समकालीन जीवन की चुनौतियों, विडंबनाओं और विसंगतियों को उजागर करती है। और हम जिस अत्याधुनिक समय में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी के दबाव और सुविधाओं और संपन्नताओं के इस युग में हमारे जीवन पद्धति में किस तरह परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तित जीवन पद्धति के प्रतिफल हम किस दिशा में जा रहे हैं, पीढ़ीगत अंतराल कैसा है और मनुष्य की जो प्राथमिकताएं हैं वो किस कदर परिवर्तित हो रही है और मनुष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कवि कुम्हार कृष्ण की कविताएं जो इस संग्रह में संकलित हैं वो इसी चीज का हल्फनामा है। हिंदी साहित्य में मैं पहली कविता का जिक्र करने से पहले एक बात को उद्धृत करना जरूरी समझता हूं। हिंदी साहित्य में प्रकृति और नारी काव्य सृजन का मुख्य आधार रहा है। विविध और विचित्र रूप प्रकृति और नारी के हमें साहित्यकारों ने दिए हैं। सृष्टि के नियामक और संचालक के रूप में, धरती पर अमर बेल के रूप में कवि कुम्हार कृष्ण व्यक्त करते हैं। प्रकाशित कविता संग्रह की पहली कविता का ये अंश मैं उद्धृत कर रहा हूं। धरती पर नारी दुख भरे आंगन में खुशियों का उत्सव है। वह सपनों के धुएं से बनाती है उम्मीद के बादल। वह है ईश्वर की असाध्य वीणा। धरती पर प्रेम की अमर बेल है नारी। नारी है महानदी, सींचती है मनुष्यता इस धरती पर। वह है आग का फूल, ममता का इंद्रधनुष। मनुष्य को पशु और पशु को मनुष्य बनाने वाली अंगुलियां। कवि कुम्हार कृष्ण को लेकर के मैंने जो मूल स्वर पहले आपसे साझा किया,
कुछ चीज़ें हमारे जीवन से, जो हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद, हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं को जो उजागर करती है, वो चीज़ें हमारे जीवन से गायब हो रही है। मनुष्य होने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि वो धनार्जित करने की एक मशीन बन जाए, वो सुविधाओं और संपन्नताओं के युग में ऐयाशी और ऐश्वर्य के साथ जिए। मनुष्य होने का मतलब ये भी है कि उसमें कुछ भावनाएं हैं, जज्बात है, नाते रिश्ते हैं, या इंसानियत और मनुष्यता को चलाने का मादा है। लेटर बॉक्स, आज जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम जी रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, ईमेल और संचार क्रांति के युग में हम जी रहे हैं, ऐसे में लेटर बॉक्स गायब हो गया, अंतर्देशीय पत्र गायब हो गए। वास्तव में अंतर्देशीय पत्र और लेटर बॉक्स सिर्फ ये पत्राचार गायब नहीं हुआ है, पत्राचार के साथ बहुत सारी चीजें गायब हो गई, जिसमें मनुष्यता की भावनाएं गायब होगी। जब भावनाएं गायब होगी तो बचा क्या जीवन के पास? लेटर बॉक्स को केंद्र में मानकर, गायब होते लेटर बॉक्स को केंद्र में मान करके कवि कुमार कृष्ण लिखते हैं, पंक्तियां अवलोकनीय है। कोई तो जाओ उन घरों के पास जहां आज भी बचे हैं कुछ रिश्तों के बीज, जहां खूंटियों पर लटके हैं अंतर्देशीय कपड़े, जहां छुपाना चाहते हैं कागज छोटे छोटे सुख। मैंने अभी भी संभाल कर रखे हैं चिट्ठियों के पंख, संभाल कर रखे हैं चिट्ठियों के जूते, उनका हंसना रोना, उनकी शरारतें संभाल कर रखे हैं तरह तरह के मौसम। ये संभालना मनुष्य के लिए कितना अनिवार्य है, ये कविता हमें इसी ओर संकेत करती है। एक कविता का जिक्र, क्रम में सिर्फ चौथी कविता है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं मैं, वो है हल्फनामा। मनुष्य के जीवन से जब अपनी अस्तित्व और वजूद को कायम रखने वाली हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी मूल्यवान चीजें, हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे रिश्ते, हमारे संस्कार जब क्षीण हो रहे होते हैं, तो कवि की चिंताएं जागृत होती है, वो हमें सचेत करता है। मैं हूं दादा दादी का अंतिम शब्दकोश, मरणासन्न बोलियों की आखिरी किताब, कभी नहीं पढ़ी जाएगी मेरे बाद। जब लोग पढ़ रहे हो शोभा डे, सुन रहे हो बॉब मार्ले, तब कौन पढ़ेगा धरती पर अमर वेल। मैं अपने गांव में कविता का अंतिम बादशाह हूं। मैं हूं अपने परिवार का अंतिम हल, अंतिम हैंगा, अंतिम कुदाल, अंतिम हंसुआ, लकड़ी के चूल्हे पर पकती अंतिम रोटी हूं। मैं हूं अंतिम खेत, पुरखों का पसीना, इस धरती पर मैं हूं अपने परिवार की पूजा की आखिरी घंटी, अंतिम मंत्र, अंतिम यज्ञोपवीत, अंतिम लालटेन, त्योहार पर पकता अंतिम स्वाद हूं मैं हूं वर्णमाला की आखिरी तख्ती, गणित सीखने की आखिरी स्लेट, मैं कविता की आखिरी चिट्ठी हूं। बहुत सारी जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो पीढ़ी जितनी बातों का जिक्र कवि इस हल्फनामा में करता है, कदाचित अगली पीढ़ी उनमें से बहुत सारे शब्द और उसकी संकल्पनाएं या उसकी अवधारणाओं को या तो जानता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत जानता है वो निकट भविष्य में उसको पहचानेगा नहीं। कवि इस संग्रह में भाषा और शब्दों, कविता की संगत, कविता की सृजनशीलता, कविता की व्यवहारिकता, कविता की उपयोगिता, प्रायोगिकता और उसकी सार्थकता को लेकर के बड़ी सारी चिंताएं व्यक्त करते हैं। मैं सिर्फ धरती पर कवि 1, 2, 3, 4 शीर्षक से 4 कविताएं इस संग्रह में उद्धृत हैं, मैं उनका सिर्फ संकेत मात्र कर रहा हूं कि बड़ी सारी चिंताएं कवि ने इस संग्रह में दी है। मैं जो अगली कविता का विशेष तौर से जिक्र करने जा रहा हूं वो है स्वरों की दुनिया। 2 कविताएं इस संग्रह में ऐसी हैं, मैंने जितना कुमार कृष्ण के कविता संसार को जाना है, पढ़ा है या उसका विवेचन किया है, या समकालीन कविताओं को जितना मैं पढ़ पाया हूं और समकालीन कवियों को जितना मैंने पढ़ा है या जाना है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 2 जो कविताएं इस संग्रह की है वो शायद
कुमार कृष्ण के अलावा कोई दूसरा कवि नहीं लिख सकता है। उसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। वो दो कविताएं हैं, एक है स्वरों की दुनिया और एक है पहाड़ पर पेड़ों की पंचायत। प्रकृति का ऐसा मानवीकरण, पेड़ों द्वारा, वृक्षों द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद। कोई भी पाठक कविता का, जब कोई जागरूक पाठक पंचायत, पहाड़ पर पेड़ों की पंचायत पढ़ेगा तो वो सीधा प्रकृति और वृक्षों से साथ संवाद करेगा और प्रकृति की चिंताओं को जाहिर करेगा। शायद प्रकृति का मानवीकरण इससे बेहतर ढंग से और नहीं किया जा सकता। मैं जिस कविताओं को आपके साथ साझा करना जरूरी समझता हूं वो भी कुमार कृष्ण की एक ऐसी कविता है कि जिसको शायद दूसरा कवि नहीं लिख सकता है। स्वरों की दुनिया, आप भी आनंद लीजिए उस कविताओं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये कविता खुद कहेगी, मुझे इसका विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कविता अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि मनुष्य जीवन में भाषा, स्वर, और स्वर आए, स्वर से भाषा आई, भाषा से भावाव्यक्ति आई, और उस अभिव्यक्ति ने मनुष्य के भाव बोध को युग बोध के साथ कैसा जोड़ा, और युग बोध में भाव जो है वो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, अभिव्यक्ति, संवेदनाएं, भावनाएं, जज्बात किन किन रूप में प्रकट हुए आप स्वयं समझेंगे। जब पहली बार आया इस धरती पर और अपने साथ लेकर आया होगा अन्याय, अत्याचार, अपराध और अवसाद के साथ अकल और अकराल। आदमी को आदमी बनाने के लिए आने आरंभ की होगी आस्था की पाठशाला, पढ़ाया होगा आग और राग का पाठ, आटा दाल का गणित समझने में बीत गई आ की पूरी उम्र। पूरी जो हिंदी के जो पूरे स्वर हैं उन स्वरों की व्याख्या की गई है। ई ने सोचा होगा पहली बार इज्जत इस्तकबाल के बारे में, बड़ी ई लेकर आई होगी किसी स्वर्ग से अपने कंधे पर उठाकर भारी भरकम विशाल काय ईश्वर। उम्मीद की तितलियां सपने में देखते देखते नींद से उठा होगा उकसाया होगा उसी ने पहली बार किसी को उधार लेने के लिए, उदास क्षणों में जब उड़कर गया होगा छोटा अपने बड़े भाई के पास, तभी उसी ने समझाया होगा ऊंच नीच का भेद। छोटे बड़े दोनों भाइयों ने फिरकर मनुष्य को दी होगी ऊब से उबरने की ऊर्जा। ऐशना और एहसान से लेकर आई होगी पहुंची होगी ए के घर। तब मिलकर सोचा होगा दोनों ने ऐश्वर्य और ऐयाशी के बारे में। ओ अपने साथ लेकर तो आया था ओज, उसकी ओजस्विता ओझल हो गई ओछी दुनिया में। औ ने गुजार दी पूरी उम्र औलाद की परवरिश में। अकेले क्या करता, अकेले क्या है उसकी औकात, एक औरत ने समझा दी औ को परिवार की परिभाषा। तब से अंगारों पर चल रहा है इस धरती पर अंग औ का पूरा परिवार। अंगीठी पर भूख पकाते देख रहा है अंजोरी सुबह। करीब 40 साल की कविता यात्रा के बाद कुमार कृष्ण की करीब कविता में ये परिपक्वता, उनकी कविता के प्रति प्रतिबद्धता, उनका निरंतर अध्ययन और सृजनशीलता का वो चरमोत्कर्ष है जो हमें समकालीन हिंदी कविता में एक नए प्रतिमान और नई दिशा और नया मुहावरा देता है। एक और कविता का जिक्र करना अनिवार्य है। स्वयं बागवान हूं, कविता और सेब उत्पादन से जुड़ा हूं। सेब पर मैंने भी लिखा है, औरों ने भी बहुत लिखा, लेकिन कवि कुमार कृष्ण ने सफरचंद कविता जिस तरह से तैयार की, वो बागवान का परिश्रम, बागवान की अपेक्षाएं, बागवान की आकांक्षाएं, इच्छाएं और
सेब जैसे उपयोगी और बहुमूल्य फल की उपयोगिता और बाजारवाद के इस युग में सेब की अवस्था और स्थिति को बड़ी बेबाकी से और बड़ी मार्मिकता से व्यक्त किया गया है। सफरचंद को लेकर के गुरुवर कुमार कृष्ण से जब मैंने जिक्र किया, मुझे नहीं था मालूम कि महाराष्ट्र में सफरचंद सेब को कहते हैं। लेकिन कवि ने स्वयं कहा कि महाराष्ट्र में सेब को सफरचंद कहते हैं। शायद सेब उत्पादक, अधिकांश सेब उत्पादक नहीं जानते कि सेब का कोई दूसरा नाम भी है। उत्तर प्रदेश में जाकर के मैंने जाना था कि जो यहाँ किंग स्टार नाम का एक खट्टा सेब होता है, उसको उत्तर प्रदेश की मार्केट में महाराजा नाम से बेचा जाता है। लेकिन सफरचंद को आज सफर जब पढ़ा तो कोटगढ़ से कोल्हापुर के बीच में सेब का जो सफर है वो बरबस हमें उस फल के साथ खींच करके ले गया। ये सेब बागवानी की पीड़ा और उसकी जो बाजारवाद के युग में जो उसकी स्थिति है, उसको कवि कुमार कृष्ण तभी व्यक्त कर पाते हैं जब वो स्वयं सेब बागवान की पीड़ा से भी परिचित हैं और महाराष्ट्र के जैसे महानगरीय बाजार में उसका जो मूल्य है, उसकी जो अवस्था है, उन दोनों स्थितियों से वो परिचित हैं। सफरचंद के अर्थात सेब के सफर में अनंतराम जो एक सेब बागवान है और तुकाराम जो एक सेब खरीदना चाहता है, उन दोनों का संवाद और उन दोनों की स्थितियों को बड़ी मार्मिकता से व्यक्त किया है। चूंकि मैं बागवान हूं, सेब के उत्पादन से जुड़ा हूं, इसलिए मैं सेब की उत्पादन की जो स्थितियां हैं, जो सेब की अवस्था है, कवि कुमार कृष्ण उसको कितनी सहजता से, कितनी स्वाभाविकता से, निश्चल भाव से प्रकट करते हैं, वही आपके सामने साझा कर रहा हूं। लंबी कविता है, कविता का आनंद लेने के लिए आपको ये पूरी कविता पढ़नी या सुननी पड़ेगी। मैं सिर्फ कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं वक्त की नजाकत को देखते हुए। बाजार ने सिर्फ और सिर्फ देखी मेरी खूबसूरत रंगत, मैं नहीं जानना चाहता मेरे अंदर है कितने पहाड़, कितनी नदियां, कितने बादलों का आक्रोश, कितनी मधुमक्खियों का प्यार, मेरे अंदर है कितने मौसम, आंधी तूफान के बेशुमार डर, मैं अनंतराम के परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद हूं। मैं हूं उसका सबसे बड़ा ईश्वर, उसका घर, उसकी रोटी, मैं हूं उसकी जवान बेटी का पंख वाला घोड़ा, हर बार लुटते देखा है मैंने राजधानी के बाजार में अनंतराम को, मैं नहीं जानता वो लिख पाएगा कभी बाजार के खिलाफ अपनी FIR। वैसे सदियों पुराना है राजा और बाजार का रिश्ता, मैं बाजार की खटपुतली, उसका स्वाद हूं, तुकाराम का सपना और अनंतराम की जायदाद हूं। सेब की स्थिति को लेकर के हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का अहम हिस्सा, पहाड़ की रीढ़, पहाड़ की ताजगी, पहाड़ की संजीदगी, पहाड़ की पहचान सेब है। इससे बेहतर शायद सेब को कोई कवि व्यक्त कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कुमार कृष्ण की काव्य कला है कि सेब अपने स्वाभाविक अवस्था के रूप में स्वतः इनकी कविता में अनुस्यूत हुआ है, ये आरोपित की कविता नहीं है। पाश्चात्य समीक्षकों ने कहा कला के लिए और कला जीवन के लिए। वास्तव में कुमार कृष्ण की कविता का जो संसार है वो कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है। कुमार कृष्ण कविताएं बुनते नहीं हैं, कविता के लिए कविता लिखते नहीं हैं, बल्कि कविता स्वतः उनके हृदय से प्रस्फुटित होती है, तभी ऐसी कविता आन पड़ती है। मैं एक दो कविता का अंश उद्धृत करने जा रहा हूं।
टेक्नोलॉजी के जिस दबाव में, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग से कुमार कृष्ण भी अछूते नहीं हैं। उस पर भी वो कहते हैं, जादुई किताब उर्फ फेसबुक, वह आई सतरंगे पहाड़ों में, 7 समंदर पार से, मोहित हो गई पूरी दुनिया उस पर, दुनिया नहीं जानती उसका तिलिस्म। आखिरी पंक्ति, पूरी कविता नहीं उद्धृत करा, आखिरी आखिरी पंक्तियां हैं। कितनी चिंताएं हैं कवि की। हम जिस टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के दबाव में जी रहे हैं, जिस गूगल पर हमने जीवन का सार ढूंढ रहे हैं, वहां हम कितने खो गए। उससे कवि की चिंता है कि हम उससे शायद मुक्त ना हो पाए, उससे छुटकारा ना ले पाए। हर पीढ़ी हमारे समाज की आज इसी टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है उसके सम्मोहन से निकल पाना। मुश्किल है विचार, परिवार, घरबार को बचा पाना। पराधीन है पृथ्वी इसके इंद्रजाल में। इस संग्रह में बहुत सारी कविताएं हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। शब्द को लेकर के, भाषा को लेकर के, कोरोना के भयावह स्थिति और उसकी अवस्था को लेकर के कवि ने बड़ी बारीक और सूक्ष्म अभिव्यक्ति दी है। कुछ आधी अधूरी कविता शीर्षक से भी कुछ कविताएं उद्धृत की है। जहां तक उन कविताओं तक मैं पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस संग्रह को से गुजरते हुए पाया कि मैं जिन 5 या 7 कविताओं का जिक्र कर पाया हूं, या मैं 10 कविताओं का जिक्र मुझे करना और था, लेकिन मैं उनका जिक्र करने का शायद गुंजाइश नहीं थी, या मेरे पास इस प्लेटफॉर्म पर समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जो कविताएं मेरे अंतःकरण को उद्वेलित कर गई, या जो कविताएं मुझे आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक और बहुत ज़्यादा उपयुक्त लगी, उनका मैंने आपके साथ जिक्र किया। और क्योंकि कवि कुमार कृष्ण मेरे आदरणीय गुरुवर हैं, उन्हीं के सानिध्य मैंने कविता और आलोचना का कहरा सीखा है, या जो कुछ भी मैं कह पाया हूँ उसके पीछे उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान और उनका मार्गदर्शन रहा है। इससे ज़्यादा मैं कहने की हिमाकत भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कुमार कृष्ण का कविता संसार, मैंने प्रारंभ में भी कहा, इतना व्यापक है जिस पर कुछ भी कहना अपने आप में बहुत कम हो जाता है। हम जितना भी ज़्यादा कहें वो अपने आप में कम है, क्योंकि ये कविताएं एक व्यापक फलक पर लिखी गई कविताएं हैं। समकालीन हिंदी कविता को परिपुष्ट करती हुई कविताएं हैं। समकालीन हिंदी कविता को एक नया मुहावरा देती हुई कविताएं हैं। और हमारे जीवन की जो सच्चाइयों और हमारे जीवन की जो विडंबनाएं हैं, हमारे जीवन की जो असंगतियां हैं, और हमारा जीवन मौजूदा इस सदी में किस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें जिस तरह की कुछ एक विकृतियां आ रही है, उन विकृतियों से हमें सचेत करती हुई कविताएं हैं। और उम्मीद करता हूं कि कवि कुमार कृष्ण जिस तरह से एक कविता की नई जमीन लगातार उर्वर करते आए हैं, और निरंतर ये रचना संसार आगे बढ़ता रहेगा, और हिंदी पाठकों के लिए एक कविता के नए दरवाजे खुलते रहेंगे और कुछ नए प्रतिमान निर्मित होंगे। श्रद्धेय गुरुवर कवि कुमार कृष्ण को इस धरती पर अमर बेल कविता संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।